हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? चलिए भाई, जैसा कि आपको पता है कि पेपर की डेट आने के बाद से ही हम लोगों ने कहा था कि प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे और वो लगभग प्रैक्टिस सेट जो है आपको बुक्स से कराए जाएंगे। अलग अलग बुक्स होंगी, अलग अलग जो है वहाँ पे पैटर्न होंगे। तो कभी ईजी भी आएगा क्वेश्चन पेपर, कभी मॉडरेट भी होगा, कभी हार्ड लेवल भी आएगा। तो इन्हीं चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग जो है एक बुक है शिल्पी प्रकाशन की, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। तो उसी का जो है हम लोग इंग्लिश का सेक्शन आपके सामने लेके आए हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है 26 नंबर में। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट द मॉल। तो यहाँ पे हमको क्या बताना था? आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन। तो अंडरलाइन जो पार्ट है, इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये है क्या? तो प्रीपोजिशन है, ये एडजेक्टिव है, नाउन है या वर्ब है? तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, और सुंदर किसी की सुंदरता के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ बेरी? आपको पता है कि जब भी कभी किसी में भी बाई शब्द अगर लास्ट में आया है तो इसका जब प्लूरल बनाते हैं तो आई ई एस लगाते हैं, ये आपको पता है ना? तो बस आई ई एस वाला ढूंढ लीजिए, ये बेरीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर व्हाट कांट बी करेक्टेड। अच्छा, यहाँ पे देखना है कि ये करेक्टेड क्या नहीं है। इलिजिबल लिखा हुआ है, इनकॉर्जिबल लिखा हुआ है, इन डिस्पेंसिबल लिखा हुआ है और इलॉजिकल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सही मतलब गलत कौन सी है। ठीक है, तो देखो जो इलेजिबल लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कैन नॉट बी रीड, इसका मतलब होता है जिसको हम लोग पढ़ नहीं सकते, इतनी गंदी राइटिंग होती है। इन डिस्पेंसिबल का मतलब होता है कि दैट इज मोस्ट प्रीसियस पोसेशंस। इलॉजिकल का मतलब जिसका कोई लॉजिक्स ना हो, बहुत ही इलॉजिकल मतलब बहुत ही फालतू बातें हों। ठीक है, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद एनीथिंग लॉजिकल। ठीक, इनकॉर्जिबल का मतलब क्या होता है? इनकॉर्जिबल का मतलब होता है कि दैट कांट बी करेक्टेड, जो सही नहीं होता है, लेकिन इसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। ठीक, INCORRI GIBLE लिखा हुआ है इसमें, दैट कांट बी करेक्टेड। अच्छा सॉरी, ये वन वर्ड पूछा जा रहा था, वो चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द दैट कांट बी करेक्टेड, मतलब जो सही नहीं होता है। तो जो सही नहीं होगा वो इनकॉर्जिबल। ठीक है, तो समझ गए, जो सही नहीं होता है, जो हमेशा कुछ ना कुछ बकवास करता रहता है, गलत बोलता रहता है, वो हो जाएगा। 29 नंबर। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आई लेफ्ट माई शूज अंडर द किचन। अब ये जो अंडर जो है, ये अंडर शब्द ये क्या है? एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है या एडवर्ब है? तो आपको पता है अंडर, ऑन, अपॉन, द, आ, एन, ये सब क्या होते हैं? ये प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। 30 नंबर। व्हाट इज द वर्ब फ्रॉम ऑफ द वर्ड इन्वेस्टिगेशन? इसमें जो है वर्ब क्या होगा? जो इन्वेस्टिगेशन है ये वर्ब क्या होगा इसमें? तो इन्वेस्टिगेशन में जो है इन्वेस्टिगेट जो होगा ये इसका वर्ब हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्ट लिखा हुआ है। इन्वेस्ट ये वो शब्द नहीं बनेगा। इन्वेस्टिगेट, वेस्टिगेट और वेस्टेज, तो क्या मतलब है इसका? कोई नहीं। तो इन्वेस्टिगेट जो है ये इसका वर्ब बन जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द फेमिनिन ऑफ डॉग? देखिए, ये पता नहीं भाई, इन लोगों ने आज जो प्रैक्टिस सेट मैं इंग्लिश का अभी कर रहा हूँ, कहने को तो ये इन्होंने शायद सी लिख रखा है। आई डोंट नो, जिस हिसाब से इन्होंने इंग्लिश दी है उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग इंग्लिश में ग्रुप डी का पेपर कर रहे हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे, कुछ नियम मिल जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है यहाँ पे यही सोचें कि हर बार आपको मॉडरेट और हार्ड लेवल ही मिलेगा, कभी इजी भी मिलेगा। तो डॉग जो होता है, डॉग मतलब कुत्ता होता है, और उसकी जो फेमिनिन हो जाता है उसको बिच कहते हैं, यानी कि कुतिया होता है। 32 नंबर। क्या लिखा हुआ है? प्रसन्ना हैड ए गुड फॉर स्टेज प्लेज। क्या लिखा हुआ है? प्रसन्ना हैज अ गुड फॉर स्टेज प्लेज। प्रसन्ना हैड अ गुड फॉर स्टेज प्लेस। ट्रोप लिखा हुआ, ट्रोप लिखा हुआ, ट्राउप लिखा हुआ, ट्रोप। जो चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्क्रीन प्लेज होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्क्रीन प्लेज। जैसे जहां पे नहीं ज्यादा ज्यादा लोग जब डांस कर रहे होते हैं तो उसको कहा जाता है। एक साथ में कई डांसर हों या एक साथ में कई लोग एक्ट कर रहे हों, ज्यादा लोग हों, वहां पे।
विच इज करेक्ट इन टर्म ऑफ निगेटिव और इंट्रोगेटिव, या तो हमको इसको निगेटिव में बताना हो या इंट्रोगेटिव में से कोई एक सही होना चाहिए था। ही डज नॉट डू नथिंग, अब देखो यहाँ पे नॉट भी आ रहा है और नथिंग भी आ रहा है, दोनों नहीं आ सकते, या तो नथिंग आएगा या नॉट, क्योंकि दोनों निगेटिव वर्ड हैं। डज ही हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, हैव होना चाहिए था, डज ही हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। फिर क्योंकि इसमें ग्रामेटिकल एरर है, आस्क इफ दे स्टिल हैव सम चांसेस, आस्क इफ, ये भी क्वेश्चन नहीं, इंट्रोगेटिव नहीं बन पा रहा। ही डिड नॉट हैव एनी रिलेवेंट पॉइंट टू रेज इन द मीटिंग, बिल्कुल ये निगेटिव में बनना है, यही सही हो जाएगा। फिर 34 नंबर देखेंगे, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी जो है इसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है एक तरीके से सम्मान भी कह सकते हैं, किसी की एक रिस्पेक्ट होती है, एक इज्जत, एक रिस्पेक्ट बन जाती है ना, कि इसके ऑफिस में यार ये है, इसके ऊपर इससे हम लोग इस तरीके से, तो वो एक इंटीग्रिटी होती है, मतलब एक सम्मान होता है। अगर हम लोग उसके सिनोनियम की बात करेंगे तो ऑनेस्टी ही यहाँ पे बिल्कुल सही बन पाएगा, बाकी जो मीनिंग है यहाँ पे इसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं, ठीक। डिफिकल्टी, कठिन, इंटरनल, अंदर की बात। 35 नंबर, ज्वाइन द टू सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस, द वॉल इज वेरी हाई, आई कैन नॉट क्लिम इट। अच्छा देखो, द वॉल इज वेरी हाई टू क्लिम इट, द वॉल इज वेरी, वेरी नहीं है यहाँ पे, वेरी शब्द नहीं आ पाएगा, टू हाई होना चाहिए था, कि इतनी ज़्यादा ऊंची है कि हम उस पर चढ़ नहीं पा रहे, तो वेरी नहीं, टू होना चाहिए था। द वॉल इज टू हाई टू क्लिम, लेकिन इसने तो ये कहा था ना कि मैं नहीं चढ़ पा रहा हूँ, तो द वॉल इज टू हाई टू क्लिम, इसमें मैं के लिए कोई शब्द ही नहीं आया है। द वॉल इज टू हाई फॉर मी टू क्लिम, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस बनना है और यही फिर सही भी हो जाएगा। 36 नंबर देखेंगे, माई सिस्टर इज अ डॉक्टर, द वर्ड सिस्टर इज व्हाट टाइप ऑफ नाउन, सिस्टर कैसी नाउन है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो काउंट नाउन है, कॉन्सर्ट नाउन है, कॉमन नाउन है, या कंपाउंड नाउन है? तो सिस्टर जो है ये कॉमन नाउन हो जाएगा। फिर अ बुके ऑफ फ्लावर्स वाज गिवन टू अन्ना, द वर्ड बुके इज व्हाट टाइप ऑफ नाउन, तो बुके कैसी नाउन है? कॉन्सरेट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या मास नाउन है? तो बुके जो होता है उसमें कई तरीके के फूल एक साथ आते हैं, तो इसलिए कलेक्टिव नाउन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर देखेंगे, विच इज रिलेटिव प्रोनाउन इन सेंटेंस, दैट वाज बॉय whom I saw in party last night। तो आपको पता है जब जो इसने पूछा ना कि रिलेटिव प्रोनाउन, तो जो दूसरे प्रोनाउन के साथ जोड़ के देखा जाए, तो दैट वाज बॉय whom I saw in the party last night, तो whom जो है ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा, जो उसके साथ रिलेट करेगा। चलिए 39 नंबर, सी फ्रिक्वेंटली राइट आर्टिकल्स फॉर दैट पेपर, वेयर वुड यू इंसर्ट द वर्ड शॉर्ट, मतलब आपको ये शॉर्ट वर्ड हमको सेंटेंस में लगाना है, और ये कहाँ पे लगेगा? तो देखो, सी फ्रिक्वेंटली राइट आर्टिकल्स फॉर द पेपर, अब शॉर्ट क्या लिखेगी? शॉर्ट आर्टिकल ही तो शॉर्ट कर सकती, बाकी तो कुछ कर नहीं सकती, तो भाई वो जो लिखेगी तो वो आर्टिकल को ही शॉर्ट कर सकती है, तो यहाँ पे आर्टिकल से पहले आपको शॉर्ट लगा देना है। तो देखो इसमें आर्टिकल ही नहीं था, यहाँ पे हम जोड़ नहीं सकते, इसमें आर्टिकल ही नहीं है, छोड़ दीजिए, बिटवीन राइट्स एंड आर्टिकल, तो देखो यहाँ पे राइट्स एंड आर्टिकल के बीच में, देखो यहाँ पे यहीं पे आर्टिकल से पहले जोड़ना था, तो आर्टिकल से पहले जुड़ जाएगा और यही आपका सही भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं 40 नंबर। यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है, इसको पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। द डिजायर टू एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट टू इसेंशियल टू द साइंटिफिक टेम्परामेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अमेरिका फ्रॉम इट्स वेरी बिगनिंग, but during its early history, America's contributions to the sciences were negligible, मतलब बिल्कुल जीरो थी। America did not have the social organizations, educational instruments, institutions, intellectual sophistications needed for nature scientific research. There were few men in the American colonies to compare with Europe's men of science. A shortage of labor was an incentive to invent it. The invention in the colonial
America were neither many nor colonial. America were neither many nor important. देखो ये लाइन जो है बड़ी समझ से पढ़नी पड़ेगी, ऊपर वाली जो नाइदर और नॉर वाली थी। फिर अ लैक ऑफ मैकेनिकल इंडस्ट्री मेड अमेरिका डिपेंडेंट अपॉन हैंडीक्राफ्ट। इट colonial craftsmanship was far inferior of to that of Europe. The trouble was Americans trained to be jack of all trades. अच्छा चलो, अब हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे 40 नंबर में क्या हो जाएगा। इन early टाइम्स अमेरिकाज कंट्रीब्यूशन टू दी साइंस वर नेलिजिबल बिकॉज उनकी जो मतलब कुछ समय पहले इन early टाइम्स शुरुआती दौर में अमेरिका के जो कंट्रीब्यूशन था किसमें, साइंस में, वो बिल्कुल ना के बराबर क्यों था। तो अमेरिका डिड नॉट हैव द साइंटिफिक टेम्परामेंट, देयर वर फ्यू मैन ऑफ साइंस इन द अमेरिकन कॉलोनीज, अमेरिका वॉज नॉट सोशली एंड अकेडमिकली वेल ऑर्गेनाइज्ड, अमेरिका वर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। नहीं, तो उसके पास जो है ऑर्गेनाइज्ड नहीं था बिल्कुल, जो उनकी जो अमेरिका वॉज नॉट सोशली एंड अकेडमिकली वेल ऑर्गेनाइज्ड, उनकी जो सोशल और अकेडमिक जो पोजीशन थी वो अच्छी नहीं थी। The connection between the mechanized industry for and cottage industry may be stated as the following. इनमें से क्या हो जाएगा। अच्छा, mechanized industry adversely affect the growth of cottage industry. Mechanized industry encourage the growth of cottage industry. Mechanized industry has no impact of cottage industry. Mechanized industry suffer when cottage industry grow. नहीं, तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन दिख रहा है कि मैकेनिज्ड इंडस्ट्री हैज़ नो इम्पैक्ट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, कि जो उसका जो मैकेनिज्ड इंडस्ट्री थी उसका कोई भी इम्पैक्ट, कोई भी प्रभाव कॉटेज इंडस्ट्री जो थी उसके ऊपर पड़ ही नहीं रही थी। 42 नंबर, द फ्रेज क्या है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इसका जो फ्रेज है वो क्या होता है। हु ट्राई टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, who cannot do anything well, who try to do almost everything and cannot do it well, who try to do only few things and do them well। नहीं, तीसरा ऑप्शन, उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया था लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। 43 नंबर, he is known to 5 people in the war 4 years ago। he is known, वो जाना जाता है किस लिए, 5 पीपल्स इन द वार 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले उसने जो है जो युद्ध हुआ था उसमें 5 व्यक्तियों को क्या किया था, मारा था ना, तो उसने 5 व्यक्तियों को मारा था। तो ही इज़ नोन टू हैव किल्ड, तो यहाँ पे बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सॉरी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि पास्ट में चीज जाएगी, हैव किल्ड 5 पीपल इन द वार 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले उसने जो है मारा था 5 व्यक्तियों को, इसलिए उसको जाना जाता है। 44 नंबर क्या हो जाएगा, हाउ फार इज इट सी सैड एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू गेट देयर। अच्छा, इसको हमको क्या बनाना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से मतलब उसमें चेंज करना है। चलो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको ये दे रखा है, ही तो स्टार्टेड हो जाएगा, मतलब सेंटेंस दे रखा है, खाली जगह में हमको बताना है क्या आएगा। तो ही आस्क्ड हाउ फार एंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक मी टू गेट देयर, नहीं, ही आस्क्ड हाउ फार एंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक हिम to get there। he asked how far it was, he wanted to know that time what time to get there। asked how far it was and how long it would take to get there। नहीं, तो फिर तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही बनना है। क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में कि he said ऊपर क्या था, how far is it, he said how long will it take me to get there। हाँ, तो फिर ये सही बन जाएगा तीसरा ऑप्शन। आस्क्ड हाउ फार मतलब ही आस्क्ड हाउ फार इज इट, हाउ फार इट इज का वाज हो जाएगा, वाज एंड वांटेड टू नो व्हाट टाइम टू गेट देयर। चलिए 45 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इन लाइट टाइट एंड टॉट विच लेटर और लेटर्स आर साइलेंट। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से लेटर साइलेंट है। तो देखो लाइट सीधे लाई निकला और टा निकला, जीएसटी का कोई मतलब टाइट टी टाई निकला और टा निकला, तो इसमें भी जीएसटी, तो यहाँ से इसका मतलब है जी और टी दोनों वर्ड हमारे इसमें साइलेंट थे। अच्छा, फिर एक और पैराग्राफ आ गया, वाह भाई वाह। चलिए, तो यहाँ पे भी एक पैराग्राफ है और ये देखते हैं, नेहरूज वॉज अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी। He enjoyed reading and writing books as much as he enjoyed fighting political
and social evils are resisting tyranny. In him, the scientist and the humanist were held in perfect balance. While he kept looking at social problem from a scientific standpoint, he never forget that he should nourish the total man. As a scientist, he refused to believe in a benevolent power interested in men's affairs, but as a self proclaimed non believer, he loved affirming his faith in life and the beauty of nature. Children he adored. Unlike Wordsworth, he did not see them trailing cloud of glory from their recent sojourn in heaven. He saw them as blossoms of promise and renewal, the only hope of mankind. अच्छा, 46 नंबर क्या हो जाएगा? अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, मेनी साइडेड पर्सनालिटी का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं कि भैया मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू पागल थे, मेनी साइडेड पर्सनालिटी गजनी वाली आत्मा थी उनके अंदर, नहीं। मेनी साइडेड पर्सनालिटी जो थी इसका मतलब था कि उनके इंटरेस्ट जो थे वो ज़्यादा थे, कई चीज़ों में थे, तो इसीलिए वो उनकी जो है मेनी साइडेड पर्सनालिटी कहा जाता है। एक कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी नहीं, अ सीक्रेटिव पर्सनालिटी नहीं, अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्टेड, बिल्कुल उनका जो इंटरेस्ट था वो कई चीज़ों में था। पंडित नेहरू क्या इंजॉय करते थे? तो पंडित नेहरू जो थे वो किताबें लिखना और वो किताबें पढ़ना, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। अच्छा, यहाँ पे पहला ऑप्शन वो दे रखा है, अच्छा बिल्कुल। फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स, बिल्कुल ये भी करते थे, उनको ये भी पसंद था। और रेसिस्टिंग टायरनी जो लिखा हुआ ये भी, अरे तो फिर यहाँ पे चारों हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू, कि पंडित नेहरू के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा जो है इसको रिफ्लेक्ट करता है? ह्यूमनिज्म इज मोर इंपॉर्टेंट देन साइंस, नहीं ऐसा नहीं था, उन्होंने दोनों को इक्वल रखा था। साइंस इज सुप्रीम एंड ह्यूमनिज्म इज अ सबॉर्डिनेट टू, नहीं ये भी बेकार का है। साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वल इंपॉर्टेंट, बिल्कुल देखो उनके हिसाब से दोनों चीज़ें बिल्कुल इक्वल थी। अब यहाँ पे गिव सिनोनियम फॉर द फॉलोइंग। फेमस, फेमस का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध होता है, ठीक है। और आफुल का मतलब जो शेम वाला पोजीशन होती है ये वो हो जाती है। ऑफुल का मतलब पुअर, गरीब हो जाता है। पॉपुलर का मतलब फेमस हो जाएगा, सिनोनियम है तो ये हो जाएगा। स्टडी मतलब लगातार जो होता है, स्टडी का मतलब जो लगातार कंटिन्यू होता है, ठीक। गिव एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग। और ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? पारदर्शी होता है, ठीक है। क्या होता है? पारदर्शी होता है। अगर इसके क्या पूछा था? एंटोनियम पूछा था, जब विरोध, जो पारदर्शी नहीं होगा तो उसके लिए ऑब्वियस नहीं, वास्तव में जो कह सकते हैं लिम्पिड। लिम्पिड का यार मुझे नहीं याद आ रहा, लिम्पिड का मतलब क्या होता है? लिम्पिक का नहीं, ओपेक। ओप्यूक का मतलब जो है अपारदर्शी होता है, बिल्कुल यहाँ पे। क्लियर का मतलब साफ होता है। तो यहाँ पे ये देखिए आपके सामने जो भी आज का जो पूरा इंग्लिश का जो पैटर्न था वो आपके सामने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। और मेरी कोशिश रहेगी कि ये डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट हम लोग इसका प्रोवाइड करें, जिससे आपको जो भी समस्याएं हैं इन चीज़ों में वो सुधर जाएं। और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा करने से चीज़ें हमें याद ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जब रिपीटेड होंगे वो याद हो जाएंगे, इंग्लिश में नियम्स आएंगे, इंग्लिश में सिनोनियम, बनवर्ड, ईडियम आएंगे, ये हमें याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट ज़रूरी है, मस्ट है। कोशिश करिए टाइम निकाल के, दिन में जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊँ तो इसको अपने आप से सॉल्व कीजिए, वीडियो में सॉल्व कीजिए, वीडियो में देखते हुए सॉल्व कीजिए। उसके बाद कमेंट में लास्ट में बताइए कि भाई मैंने आज इतने क्वेश्चन सही कर पाए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, सारे अटेम्प्ट कीजिए, लास्ट में बताइए मेरे इतने सही हुए। भाई आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये जरूरी है। चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।